अगर ये आप एक सॉलिड मरकरी का पीस लेते हैं और उसको आप हथेली में रखते हैं तो आपके हथेली की गर्मी की वजह से भी वो पिघल के लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। जब भी आपका एक नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आपका एसिड फॉर्म करता है, यानी कि आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल K2S की टू सक्सेस अकेडमी में। शुरू करा था हमने एक नया सफर क्लास 10th के बच्चों के साथ, जहां पे हम साइंस सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं, जहां पे हमने 3 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। हमने मेटल नॉन मेटल लास्ट वीडियो में खत्म कर लिया था, जिसको हमने मात्र 2 लेक्चर के अंदर खत्म करा था, वो भी छोटे छोटे 30-30 मिनट के वीडियोस के अंदर, और बहुत ही मजेदार और इजी वे के साथ आपको समझाया था। उम्मीद है कि आप वो लेक्चर जरूर देख के आए, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं, और अगर नहीं तो एक बार वो लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि आज हम कवर करने जा रहे हैं उसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट PYQ। तो ये क्वेश्चंस आपसे तभी अच्छे से अटेम्प्ट हो पाएंगे जब आपने वो लेक्चर देखा होगा, तो उस पर एक बार जरूर नजर मार लेना और नोट्स भी हाथों हाथ जरूर बना लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट PYQs मेटल एंड नॉन मेटल। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल? इनमें से कौन सी मेटल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है? हमने कुछ प्रॉपर्टीज चैप्टर में लेक्चर 1 में ही पढ़ी थी, अच्छे से डिस्कस करी थी कि मेटल कुछ प्रॉपर्टीज शो करता है, जिसमें से एक यहाँ पे है ब्रिटलनेस। पर ब्रिटलनेस में क्या था, कठोरपन में क्या होता है कि काफी एक्सेप्शंस भी शो हो जाती, काफी सारे ऐसे मेटल्स थे जो सॉफ्ट भी हो रहे थे नेचर में। चलो आगे एक बार ऑप्शंस में नजर मार लेते हैं। यहाँ पे है लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट कोई मेटल की प्रॉपर्टी थोड़ी, मेटल की प्रॉपर्टी थी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ये एक प्रॉपर्टी थी, तो ये तो गलत हो गया। एक है यहाँ पे गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर नहीं होता, कंडक्टर होता है। गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? क्योंकि वहां पे आयंस फ्री होते हैं मेटल्स में, तो इजीली इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो यहाँ इंसुलेटर गलत हुआ है। तो बच्चा आपका डक्टिलिटी, यानी कि आपके वायर में कन्वर्ट करना, डॉन इनटू वायर, जो मेटल था उसको आप पतले पतले तारों में कन्वर्ट करते थे, उसी प्रॉपर्टी को आप डक्टिलिटी कहते थे, जिसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं बनती, तो इसलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा डक्टिलिटी। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which non-metal is commonly found in the elemental state as a gas at room temperature? इनमें से कौन सा आपका नॉन मेटल है जो गैस की फॉर्म में फाउंड होता है नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे? तो कार्बन तो आपने देखा होगा, कार्बन की तो या तो कार्बन डाइऑक्साइड के कंपाउंड में फॉर्म होता है, तब जाके वो गैसेस फॉर्म में मिलता है, वरना वो कोई गैस फॉर्म में नहीं मिलता। सल्फर भी नहीं मिल सकता, वो आपका सॉलिड फॉर्म में रहता है, और फॉस्फोरस भी आपका नहीं मिल सकता। बचा आपका ऑक्सीजन, आपके रूम टेम्परेचर में जब आप कमरे में आराम से बैठे हो तो जो सांस ले रहे हो वो ऑक्सीजन भी तो गैस है, एक गैस की फॉर्म में, तो उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? इनमें से कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे? हमने जब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि मेटल जो होता है मेजरली सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट रखता है, पर उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस बन रहे थे कि जैसा आपका गैलियम और सीजियम हो गया, उनका कुछ लिक्विड था कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। फर्स्ट पे नजर मारते हैं आयरन। आयरन आपके कमरे में नॉर्मली बैठे हो तो लोहे का अगर दरवाजा है तो लिक्विड थोड़ी हो जा रहा है, वो है तो सॉलिड ही, तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। कॉपर, कॉपर भी गलत हो गया आपका। कॉपर के बर्तन भी आपके कमरे में जब रखे रहते हैं तो कुछ लिक्विड हो रहा है, नहीं हो रहा। आपका एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम के वायर्स होते हैं घर में लगे हुए, तो क्या वो गल जा रहे, लिक्विड हो जा रहे रूम टेम्परेचर पर? नहीं हो पा रहे। बचा आपका मरकरी, पारा, पारा Hg जिसको डिनोट करते हैं, इसका केमिकली सिंबल होता है Hg। ये आपका रूम टेम्परेचर पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे आपका 25 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाता है। अगर ये आप एक सॉलिड मरकरी का पीस लेते हैं और उसको आप हथेली में रखते हैं तो आपके हथेली की गर्मी की वजह से भी वो पिघल के लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। कुछ इस तरीके का होता है हमारा मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नॉन मेटल टेंड्स टू फॉर्म विच टाइप ऑफ आयंस इन केमिकल रिएक्शन? एक है आपका कैटायन, एनायन, बोथ कैटायन एनायन, या फिर ना ही कैटायन ना ही एनायन। तो हमने पढ़ा था कि जो आपके मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। एक होता है मेटेलिक ऑक्साइड, दूसरा होता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। अब याद करो, इमेजिन करो कि यहाँ पे आपके एक पीरियोडिक टेबल है, ये आपके एक पीरियोडिक टेबल है, जहां पे यहाँ पे आपके एल्कलाइन मेटल थे, यहाँ पे आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स थे, यहाँ पे आपके नोबल गैसेस थे, बाकी ये आपका पूरा नॉन मेटल्स की साइड आ रही थी, और यहाँ पे आपके ट्रांजिशन मेटल्स आ रहे थे इतने। तो ये जो नॉन मेटेलिक साइड थी, इस साइड के जो ऑक्साइड फॉर्म हो रहे थे वो आपके हमेशा जो ऑक्साइड्स फॉर्म कर हो रहे थे उन ऑक्साइड्स में ये हो रहा था कि वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी थी, तो वो आपके एनायन फॉर्म हो रहे थे।
तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो किस तरीके का आयन फॉर्म करते हैं। उनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, यहाँ पे एक एक दो दो तीन तीन इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, तो एनायन यानी कि नेगेटिव आयन आपको फॉर्म होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे एनायन, एक नेगेटिव आयन आपका फॉर्म करता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिस्ट एलोट्रोपिक फॉर्म बोथ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल फॉर्म। हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो चैप्टर के दौरान हमने कार्बन के एलोट्रोप्स पढ़े थे। क्या कौन कौन से एलोट्रोप्स थे? तो एलोट्रोप्स एक तो कार्बन का था आपका ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल की निप होती है, डायमंड हो गया आपका हार्डेस्ट सब्सटेंसेस में गिना जाता है जो, और आपका तीसरा आ गया फ्लोरेंस जो थोड़ा मेटेलिक टाइप का होता है, उसका ऐसा एलोट्रोप होता है। तो कौन सा एक एलोट्रोप होता है जो मेटल और नॉन मेटल दोनों ही फॉर्म करता है? तो कार्बन ही तो एक ऐसा है जो आपका ग्रेफाइट बन रहा है जो कि नॉन मेटल है, डायमंड बन रहा है जो कि नॉन मेटल है, लेकिन फ्लोरेंस बन रहा है जो आपका स्पेरिकल शेप में होता है लगभग, और उसमें थोड़ी मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती है। तो ऐसा तो आपको यहाँ पे ना ही सोडियम है, ना ही क्लोरीन है, ना ही कैल्शियम है, बच्चा आपका कार्बन। कार्बन ही क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉप फॉर्म कर दे रहा है, और मेटल और नॉन मेटल दोनों तरीके के इलेक्ट्रॉप वहां फॉर्म हो पा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच प्रॉपर्टी अलाउज मेटल टू बी डॉन इनटू थिन वायर। अरे जस्ट अभी पिछले कुछ क्वेश्चन पहले ही पढ़ा था हमने कि जो पतली तार में कन्वर्ट कर सकते हैं वो आपके कौन से होते हैं? डक्टिलिटी होती है। मेलिबिलिटी क्या होती है? थिन शीट में कन्वर्ट करना, तो ये तो नहीं हो पाया। डक्टिलिटी आपका करेक्ट आंसर हो गया। लस्टर आपका हो गया चमक जो होती है, ये भी नहीं हुआ। और सोनोरस जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आगे तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच गैस इज रिलीज व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स। कौन सी गैस ऐसी गैस है जो रिलीज होती है जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं आपके एसिड्स के साथ? मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो कोई एग्जांपल को लेके चलते हैं ऐसे कंफ्यूजन ना हो। तो कोई मेटल ले लेते हैं हम, जैसे कि हमने यहाँ ले लिया सोडियम। सोडियम आपका मेटल है। कोई रैंडम एसिड ले लेते हैं आपका मोस्ट कॉमन एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे होता है बॉन्ड ब्रेक हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, और यहाँ पे सोडियम जाता है क्लोरीन के पास बॉन्डिंग बनाने और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। तो यहाँ पे आपका सॉल्ट फॉर्म हो जाता है NaCl प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो कौन सी गैस रिलीज हो रही है यहाँ पे मेरे प्यारे भाई? यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है जब भी मेटल आपका एसिड के साथ रिएक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। मोस्ट नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं नेचर में? ये भी हमने पढ़ा था एसिड बेसिस और सॉल्ट वाले चैप्टर में, बहुत मजेदार तरीके से जिसको हमने कवर करा था वन शॉट के अंदर। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो आप जाके लेक्चर एक बार दोबारा देखें और नोट्स को रिकैप करते रहें। तो हमारे जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आपके नॉन मेटल पहले आपके एक पीरियोडिक टेबल में इस तरफ में लाई करते हैं आपके नॉन मेटेलिक। नॉन मेटल्स जो ऑक्साइड बनाते हैं उसके बाद जब भी वो वाटर से रिएक्ट करते हैं, वाटर से रिएक्ट करने के बाद वो एसिड फॉर्म कर देते हैं। थोड़ा एक एग्जांपल के साथ समझते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कोई। आपका कोई भी नॉन मेटल ले लेते हैं, जैसे कि आपका नाइट्रोजन गैस ले लेते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। जब भी ये आपका वाटर के साथ रिएक्ट कराएगा H2O, तो यहाँ पे आपका HNO3 बन के फॉर्म होगा जो कि आपका होता है नाइट्रिक एसिड। जब भी आपका एक नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आपका एसिड फॉर्म करता है, यानी कि आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एसिडिक। अब आप इस सवाल का आंसर देंगे कि अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे किस तरीके का नेचर शो करते हैं? जो आपके मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसा नेचर शो करते हैं और क्यों करते हैं? करेक्ट जिसका कमेंट आएगा उसके कमेंट को हमारे चैनल पे पिन किया जाएगा और हमारी तरफ से एक लाइक दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। An element that is a good conductor of heat and electricity, ductile and malleable is most likely a। इनमें से कौन सा एक एलिमेंट है जो कि अच्छा कंडक्टर होता है हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का, डक्टाइल होता है, मेलिएबल होता है? ये सारी प्रॉपर्टीज तो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ी थी। किसकी होती है बेटा? ये सारी प्रॉपर्टीज होती है मेरे प्यारे भाई मेटल्स की। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा एक नॉन मेटल है जो कि एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का? तो यहाँ पे आपका चाहे सल्फर हो, तो सल्फर तो नहीं होता क्योंकि है ही नॉन मेटल, और जरा सा ऑक्सीजन मिलते ही गैस फॉर्म में आ जाता है। फॉस्फोरस भी नहीं एग्जिस्ट करता आपका। डायमंड तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है नहीं क्योंकि उसमें आयंस फ्री नहीं है बिल्कुल, इतने टाइट से बॉन्ड है, तभी तो डायमंड इतना ज्यादा सख्त, इतना हार्डेस्ट मटेरियल है। बच्चा आपका ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल की निप होती है वो एक गुड कंडक्टर होती है। क्यों? क्योंकि होती तो एक कार्बन का ही एलोट्रॉप है ना, वो कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है। और कार्बन क्या करता है कि उसमें आयन जो फ्री होते हैं, कार्बन ही एक ऐसा स्पेशल
एलिमेंट है जिसमें आयंस आपको फ्री मिल जाते हैं, वो इतनी उसमें खासियत होती है कि उसके ऊपर पूरा एनसीईआरटी वालों ने एक चैप्टर बना दिया है, जो कि इसके बाद का आपका चैप्टर है, चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अगर आपको उसके ऊपर भी आप हमारे चैनल की तरफ से लेक्चर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना, हम उसके ऊपर भी लेक्चर जरूर लेकर आएंगे शॉर्ट नोट्स के साथ। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ग्रेफाइट। पेंसिल की निब जो होती है वो अच्छा कंडक्टर होती है। इसके लिए आपने कुछ शॉर्ट वीडियोस जब आप देखते रहते हो तो उसमें आपने देखा होगा कि पेंसिल की निब को लकड़ी हटा देते चारों तरफ से, उसकी निब पे वायर लपेट देते तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगती है। तो आई थिंक आपने देखा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके स्टार्ट होंगे थोड़े से ज्यादा नहीं, छोटे छोटे और इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई प्योर गोल्ड इज नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स यानी कि आपकी ज्वेलरी जो होती है या फिर आभूषण जितने भी आप पहनते हैं, महिलाएं पहनती हैं, तो प्योर गोल्ड की कभी नहीं बनाई जाती। होता है ना कि अगर आपकी मम्मी जा रही है ज्वेलरी के पास, ज्वेलरी वाले ने उनको कोई जब मानो कि सोने का हार दिया या झुमके दिए, और आपकी मम्मी घर आके बोलती है कि बेटा देखो इतने कम दाम में, मतलब कि दाम कम नहीं होता पर फिर भी 24 कैरेट के मुकाबले 22 कैरेट गोल्ड का दाम थोड़ा तो कम रहेगा। तो आपकी मम्मी ने आके कहा कि देखो मैंने इतने दाम में 24 कैरेट का हार लेकर आ गई, तो आप क्या कहोगे कि नहीं मम्मी ऐसा नहीं है, उसने थोड़ा सा बुद्धू बना दिया है। क्योंकि एक ज्वेलरी कभी, एक ऑर्नामेंट कभी बन ही नहीं सकता 24 कैरेट जो एकदम प्योर गोल्ड होता है उससे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट होता है, बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट, और मतलब कि इजीली बेंड हो जाता है। उसको ज्वेलरी बनाने में बहुत मुश्किल आती है, इतना ज्यादा सॉफ्ट नेचर होता है। तो उसको मिलाया जाता है, थोड़ा उसमें आयरन मिलाया जाता है, थोड़ा जिंक मिलाया जाता है, थोड़ा मिक्सचर उसमें बनाया जाता है ताकि उससे गहने बनाए जा सके। तो प्योर गोल्ड इज टू सॉफ्ट टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। To make it stronger and more durable, it is alloyed with other metals like copper और सिल्वर। तो ये कॉपर और सिल्वर और जिंक, ये सारी चीजें उसमें थोड़ी थोड़ी मिलाई जाती हैं ताकि एक तो लंबे समय तक चले, जल्दी टूटे ना, और दूसरा कि हाँ इजीली बनाया जा सके, ज्यादा मेहनत लगे, बहुत ज्यादा वरना मेहनत लगती है और इजीली बेंड हो जाता है, सोना काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई डू वी अप्लाई ऑयल ऑन टूल्स केप्ट इन स्टोर। कोई भी आपका जैसे प्लास हो गया या फिर आपका कोई भी लोहे का औजार होता है या फिर आपकी कोई मशीन ही क्यों ना हो, बहुत टाइम तक रखे रहे कहीं स्टोर रूम में या फिर कहीं पे भी ऐसी जगह पे जो ज्यादा यूज नहीं हो रही, तो उस पर हम ऑइंटमेंट कर देते हैं। क्यों? ताकि उसमें जंग ना लगे। ऑयल क्या करता है, उसके ऊपर एक लेयर बना देता है लोहे के ऊपर, जो प्रिवेंट करता है आपका रस्ट को फॉर्म होने से, कोरोजन की प्रोसेस को दूर करता है। We apply oil on tools kept in storage to prevent them from rusting. The oil creates a protective layer that prevents oxygen and moisture from reaching the metal surface, thus prevent from the rust. उस रस्ट से, उस जंग को लगने से बचाने के लिए वो ऑयल उसके ऊपर एक थिन लेयर बना देता है, जिसकी वजह से वहां पे आपकी ऑक्सीजन और मॉइस्चर नहीं जा पाती, लोहे से रिएक्शन नहीं कर पाती, आपका फेरिक ऑक्साइड नहीं बन पाता आयरन के साथ रिएक्ट होके, तो आपका कोरोजन का प्रोसेस हो ही नहीं पाता। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ही ऑयल लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वह सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन ऑयल। जो आपका सोडियम होता है वो केरोसिन ऑयल में क्यों डिप करके रखा जाता है? सोडियम आपका बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी थी ना, तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या हुआ था कि जो रिएक्टिविटी सीरीज थी, ऊपर साइड हमने मेंशन कर रखे थे मोर रिएक्टिव, नीचे थे लेस रिएक्टिव। तो जो आपका सोडियम था वो बहुत ऊपर आ रहा था। लीसा की लीसा कल ना सीए मर गया। अब आप इसमें देखो, लीसा कल ना, सबसे पहले लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, तीसरे नंबर पे आपका सोडियम ही आ गया। वो सोडियम ही आपका इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि वो जरा सा अगर ऑक्सीजन के साथ भी कांटेक्ट में आ गया, वो प्योर सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ भी कांटेक्ट में आ गया तो उसमें आग लग जाती है, इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसलिए उसको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है। सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन ऑयल बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव मेटल। Kerosene oil prevents sodium from coming into contact with air and moisture, thus preventing any unwanted chemical reaction and keeping it safe. उसको सेफ रखने के लिए, बचाने के लिए हम केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Why calcium is found in form of compound? सेम थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन है कि जो आपका कैल्शियम होता है वो भी आपका रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है काफी ज्यादा। तो वो ऊपर आता है तो यानी बहुत ज्यादा रिएक्टिव हुआ, तो ज्यादातर वो कंपाउंड की फॉर्म में ही पाया जाता है। बहुत ही सिंपल बेसिक सी डेफिनेशन आप लिख देंगे कि कैल्शियम इज फाउंड इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड बिकॉज इट इज अ रिएक्टिव मेटल, इट रेडिली रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, कार्बन एंड हेलोजेंस। हेलोजेंस कौन से होते हैं? जो आपके यहाँ पे 17th ग्रुप के मेंबर्स थे आपके, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो सारे आपके हेलोजेंस होते हैं।
टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड। तो स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए ही कैल्शियम क्या करता है कि बहुत ही इजीली रिएक्ट कर जाता है। तो ऐसे जो नीचे आपके रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं कि आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सारे कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए प्योर स्टेट में फाउंड कर जाते हैं आपके नेचर में। आगे बढ़ते हैं। वह इलेक्ट्रिक वायर्स आर कोटेड विद पीवीसी। पीवीसी क्या? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी वही आप जो घरों में तार लगे हैं उसके ऊपर रबड़ की एक लेयर चढ़ी होती है ना, वो क्या होती है? वो एक अच्छा इंसुलेटर होती है। वो इंसुलेट करती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने नहीं देती। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही तो यानी कि हमको हार्म करने से, ताकि हमको करंट ना लग सके, उससे को उस करंट को प्रिवेंट करने के लिए हम उस पर पीवीसी की लेयर चढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिक वायर आर कोटेड विद पीवीसी बिकॉज पीवीसी आर एक्सीलेंट इंसुलेटर। दिस मीन इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सी इजी सी डेफिनेशन की प्रिवेंट करता है ताकि हमको इलेक्ट्रिसिटी ना लगे, उससे बचने के लिए उसको कोट करा जाता है पीवीसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करके लिखेंगे। ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं। आयोनिक कंपाउंड को हमने ब्रीफली हमारे लेक्चर के अंदर समझा था कि जब दो एलिमेंट्स जिनपे एक पे जितने आयंस की जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और दूसरे पे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, तो वो दोनों क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग करने के बाद उनमें एक परफेक्ट बॉन्ड बनता है। वो बॉन्ड बनने के बाद जो आयनिक बॉन्ड कहलाता है, उसी बॉन्ड को बनने के बाद जो कंपाउंड फॉर्म होता है वही आपका आयनिक कंपाउंड होता है। An ionic compound is a chemical compound formed by electrostatic attraction between opposite charges ion। अपोजिट चार्ज यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं आपका सोडियम जिसपे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, और क्लोरीन जिसपे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो यहाँ पे आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा NaCl, जिसको आप कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं और आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं। तो बस यही था आपका आज का लेक्चर, जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू आपके कवर करे हैं। और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू आपको चाहिए और ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने का मन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम और ज्यादा अमेजिंग क्वेश्चंस के साथ आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, और हाँ, शेयर करना ना भूलना। अपना प्यार कमेंट सेक्शन में जरूर देके जाना। कुछ कमी लगी हो या कोई और चीज एक्स्ट्रा आप चाहते हो पढ़ाएं, कोई चैप्टर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में भी आप कमेंट में जरूर देंगे। और लेक्चर के दौरान जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका आंसर आप कमेंट में जरूर देकर जाएंगे। और जितना ज्यादा हो सके वही आप शेयर करें, क्योंकि प्यार तो बांटने से ही बढ़ता है। बाकी आपसे मिलेंगे हम आने वाले अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।